जय हिंद दोस्तों। अनुभूति आईसीएस में आपका स्वागत है। ऑनलाइन हमने किया था तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। चलिए अपलोड करते हैं अपन ऑफलाइन करके। तो यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पूर्व में पूना पैक्ट तक देख लिया था। गांधी युग चल रहा है। पार्ट 1 में हमने गांधी जी के आगमन से लेकर के पूना पैक्ट तक कवर किया था। पार्ट 2 होने जा रहा है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये आप लोग कम सुने होंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नाम। तो देखते हैं कि है क्या। कुछ ज़्यादा ही पतला है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लूँ। ठीक है, ओके, लेट्स रेडी। तो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये जुड़े हुए थे इससे। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा, अर्थात जयप्रकाश नारायण फूलन प्रसाद वर्मा। अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस, अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे या सभापति थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी 27 दिसंबर 1928 को। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो समाजवाद का ऐसा समर्थक कौन था जो 1933 में ही ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाह रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको चलिए थोड़ी सी देख लेते हैं। 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। स्टार मार्क कर लीजिए इसको, 5 स्टार मार्क कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिसाब से रहेगा ये, एग्जाम के हिसाब से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई कहाँ थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, मई 1934 में। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जेपीजी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही तथ्य हैं। ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन करते हैं। समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना। इनसे इन्होंने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने विरोध किया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बम्बई मैनिफेस्टो क्या था। मई 1936 में बम्बई के 21 उद्योगपति, अब इसमें देखिए बम्बई मैनिफेस्टो था क्या। बम्बई में होता यूं है, 1936 की बात है। कब की ये कहानी है भाई साहब? मई 1936 की बात है। बम्बई नामक स्थान है और 21 उद्योगपति मिल जाते हैं और एक मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर कर देते हैं। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। माने समाजवादी जो आदर्श थे,
उद्योगपति मिलेंगे तो वो पूंजीवाद के ही समर्थक होंगे। तो समाजवादी आदर्शों के इसमें क्या था, विरोध था। इसको समस्त भारत के बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला, निश्चित रूप से मिलेगा। पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए बृहद व्यापारियों का सहयोग, समुदाय का सहयोग मिला। तो ये था बम्बई मैनिफेस्टो कब, 1936 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद में भारत की समस्याओं को हल, समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि समाजवाद ही भारत की समस्याओं का क्या है, हल की कुंजी है। भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है, यह कहा था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, कि भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल का एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है, समाजवादी थे। नेहरू का किसमें विश्वास नहीं था, आर्थिक असमानता में विश्वास नहीं था। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है? भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू जी को ही कहा जाता है। साम्यवाद का उच्चतम पुजारी। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तमो आंदोलन चलाया था? भूपोर्तमो आंदोलन कहाँ चला था? आंध्र प्रदेश में एक साम्यवादी दलों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। लोकनायक किसे कहा जाता है? जेपी जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल 1946 में मनाया गया था। फिर प्रांतीय चुनाव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए प्रांतीय चुनावों से अपन क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 का अधिनियम। प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कब संपन्न हुए? फरवरी 1937 में। तो प्रांतीय चुनाव कब होते हैं? फेब 1937 में होते हैं। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कांग्रेस ने 5 प्रांतों में बहुमत हासिल किया था। वर्ष 1937 ईस्वी के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? मंत्रिमंडल बना 6 प्रांतों में। संयुक्त प्रांत में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रांत में, मद्रास और बंबई में, है ना। 1937 ईस्वी के संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला? तो पंजाब, सिंध और बंगाल में। पंजाब सिंध, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी वहाँ पर नहीं मिलता है, पंजाब सिंध और बंगाल में। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला? केवल 28 महीने तक चला। केवल 28 महीने तक ही चलता है। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। संयुक्त प्रांत का प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री 1937 ईस्वी में कौन बनाया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत को। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो बंबई में नहीं प्राप्त हुआ था, असम में और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में। 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? रफी अहमद किदवई को। बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने। 1937 ईस्वी के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? विजया लक्ष्मी पंडित स्थानीय स्वशासन तथा स्वास्थ्य मंत्री बनी थी 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में। जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? 1937 में। जापान द्वारा चीन पर हमला करने के विरोध में ऐसा किया गया था।
कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट है। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, शरीफ रिपोर्ट 1939 में, फजलुल हक रिपोर्ट मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में जारी की गई थी। 1937 ईस्वी के चुनावों के पश्चात गठित सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र क्यों दे दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देखिए 1937 में चुनाव हुआ, ठीक है, और मंत्रिमंडल गठित हुए, लेकिन 22 अक्टूबर 1939 को 22 अक्टूबर 28 माह बाद 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने दे दिया इस्तीफा। उसका कारण था वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में ऐसा किया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के फलस्वरूप 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? बहुत इम्पोर्टेंट है। डिलीवरेंस डे मनाते हैं, इसी दिन को वो डिलीवरेंस डे मतलब मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अक्टूबर 1939 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो 22 अक्टूबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस डिलीवरेंस डे के रूप में मनाती है। मुस्लिम लीग ने किस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को शुक्रवार को मुक्ति दिवस भी मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1937-39 के मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री राजा गोपालाचारी। मद्रास में श्री राजा गोपालाचारी। अब हम लोग देखते हैं हरिपुरा अधिवेशन और जो त्रिपुरी संकट हुआ था। त्रिपुरी संकट कब हुआ था? 1939 में होता है, ठीक है, 1939 में होता है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता SC बोस ने, सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में है? तो हरिपुरा गुजरात राज्य में है। किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था? रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करने के लिए। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ही नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1939 में, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो जबलपुर के, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। 1939 में त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षता उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? तो अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद शरद चंद्र बोस ने पढ़ा था। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पर त्रिपुरी संकट के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद जी को। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसकी कहानी यहाँ पर दी नहीं है, चूँकि वो ऑनलाइनर है। इसमें होता यूँ है कि गांधी जी सपोर्ट करते हैं पट्टाभी सीतारमैया जी का। पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के सपोर्ट से खड़े होते हैं और इनमें सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। गांधी जी इनको अपनी राजनीतिक हार बताते हैं, जिससे सुभाष चंद्र बोस जी अब क्या कर देते हैं, अपना इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद आगे चल के
1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो यही कहलाता है त्रिपुरी संकट, है ना। और कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर पूरा झगड़ा क्या हो गया था, केंद्रित हुआ। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों का उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। एससी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को किया। कब किया था इन्होंने? एससी बोस जी ने 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन जुड़े थे और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं शीलभद्र जी। शीलभद्र जी क्या हैं? जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस जी तब भी जुड़े रहे और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे शीलभद्र जी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं देसी रियासतें। किसने राजपूताना के देसी रियासतों के साथ 1917-18 ईस्वी के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। त्रिपुरी के देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में त्रिपुरा के देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में क्यों शामिल हुए? बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, इस वजह से। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? इंपॉर्टेंट है। नागपुर में इन्होंने किया था 1920 में। नागपुर अधिवेशन में 1920 में। भारतीय रियासत समिति या बटलर समिति, भारतीय रियासत समिति इसी को बटलर समिति कहते हैं, का गठन कब किया गया? 1927 में। बटलर समिति भारतीय रियासत समिति 1927 में बनी। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस का गठन कब हुआ? 5 दिसंबर 1927 को। 5 दिसंबर 1927 को हुआ। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर के राज्य के जिस दीवान को स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वे कौन थे? सीपी रामास्वामी अय्यर ने। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर के राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया था वो थे सीपी रामास्वामी अय्यर। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? उदयपुर में 1945 ईस्वी में। छठा हुआ था 1939 में लुधियाना में। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक रूप से किस सन में हुआ था? तो भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक रूप से 1947 में होता है। राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार पटेल जी के। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब में। देशी राज्यों में से कौन सा राज्य यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? देशी राज्यों में से कौन सा राज्य यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था, नहीं मिल रहा था हैदराबाद। रियासत विभाग अथवा राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। राज्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को। भारतीय रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? भारतीय रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये 3 जो स्टेट हैं, 3 रियासतें हैं, ये मिलना नहीं चाह रही थीं।
इसके बाद हम लोग देखते हैं जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बनता है, तो 26 अक्टूबर 1947 को बन जाता है। जूनागढ़ के दीवान जिन्होंने बाध्य होकर जूनागढ़ का प्रशासन संभालने हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया था, शाहनवाज भुट्टो, 8 नवंबर 1947 को। 1946-47 ईस्वी के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था? मीर उस्मान अली आसफ जाह। मीर उस्मान अली 1946-47 ईस्वी के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था? हैदराबाद के साथ यथावत समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? हैदराबाद के साथ यथावत समझौते पर हस्ताक्षर 29 नवंबर 1947 को मीर लाइक अली और लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। सत्ता हस्तांतरण के समय किस राज्य में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? मैसूर में। सत्ता हस्तांतरण के समय किस राज्य में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? मैसूर में। स्वतंत्रता पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? वो पूर्व राजाओं से। प्रिवी पर्स पूर्व राजाओं से संबंधित था। किसके शासनकाल में राज परिवारों को प्राप्त होने वाले प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? इंदिरा गांधी के 26th संविधान संशोधन के द्वारा, 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना था। 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध किसने युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। 1939 में भारतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र क्यों दे दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी सियासत किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? अहिंसा का। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। 1940 से 45 के बीच में रहा। किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था? महात्मा गांधी ने एशिया छोड़ने को कहा था। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त होता है? 1945 में समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की मांग किस प्रकार से किया था और किसने किया था। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग स्टेट का मांग करने वाला व्यक्ति मोहम्मद इकबाल। किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। तो जो मोहम्मद इकबाल थे ये क्या करते हैं? अध्यक्षीय भाषण करते हैं। 1930 में होता है मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। तो मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहाँ पर होता है? इलाहाबाद, प्रयागराज में। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। और इसमें इकबाल होते हैं अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत। तो सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किसने किया था? चौधरी रहमत अली व उसके मित्रों ने। चौधरी रहमत अली और उसके मित्रों ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किया था। नाउ और नेवर पेम्पलेट किसने लिखा था? रहमत अली ने ही लिखा था। नाउ और नेवर पेम्पलेट रहमत अली 1933 में लिखा था। इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए किसने 1933 में एक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया था? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का जनक किसे कहा जाता है? चौधरी रहमत अली को। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने खुलकर प्रथम बार भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग किस वर्ष हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में किया? तो 1940 में खुलकर मांग किया था। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खां, फजलुल हक जिसे कहते हैं। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने रखा था? खलीकुज्जमा ने। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव खलीकुज्जमा ने रखा था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रथम प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 23 मार्च 1940 को।
मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? लाहौर अधिवेशन 1940 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले कहाँ पर किया था? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया उन्होंने। वह कौन सी तिथि है जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को, इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट एक्शन डे बार बार पूछ रहा है, पाकिस्तान दिवस भी अब पूछने लगेगा कि किस दिन किया गया था। 23 मार्च 1943 को। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? कराची 1943 में। कराची 1943 में। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान के जन्मदाता माना? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिनलिथगोन ने। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या देने को कहा गया? डोमिनियन स्टेट देने को कहा गया। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। तो प्रथम सत्याग्रह किन्हें चुना गया था? विनोबा भावे को। द्वितीय सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने। 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे जी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी जी ने। अब हम लोग देखें सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय नागरिक सेवा ICS का कब उत्तीर्ण इन्होंने किया था? 1920 में उत्तीर्ण किए थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। देश नायक कहा जाता है, किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा था? तो देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी जी ने कहा था। देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। राजनीतिक गुरु CR दास जी थे। इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ। 23 जनवरी 1897 को हुआ। जानकीनाथ बोस आपके पिताजी थे। 1920 में इन्होंने भारतीय नागरिक सेवा ICS उत्तीर्ण किए थे। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? 2 बार। एक हरिपुरा 1938, फिर त्रिपुरी 1939। त्रिपुरी संकट हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने 1939 में किया, लेकिन किस डेट को किया? 3 मई 1939 को। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस जी की थी। द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना। सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहां पर इंडियन लीजन की स्थापना की थी? 1941 में बर्लिन में। तो 1941 में बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था इंडियन लीजन नामक सेना। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट बनवाया था?
आर्लैंडो मैसेट्टा 1941 में इन्होंने आर्लैंडो मैसेट्टा नाम से बर्लिन पहुंचते हैं। आर्लैंडो मैसेट्टा 1941। और काबुल में किस नाम से पासपोर्ट, तो काबुल में इन्होंने बनवाया था पासपोर्ट। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है जो अपूर्ण रह गई थी? एक भारतीय तीर्थयात्री नाम से आत्मकथा लिखी जा रही थी और यह पूर्ण भी रह गई। फिर आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? एग्जानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा ने। तो आजाद हिंद फौज को सुझाया था जानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा ने। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? दिमाग की उपज और स्थापना मोहन सिंह ने किया था। किसने किया था? मोहन सिंह ने किया था, कैप्टन मोहन सिंह। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ, रास बिहारी बोस ने कहा था। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी थी? 4 जुलाई 1943 को। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी थी? 4 जुलाई 1943 को। 1943 में आजाद हिंद फौज कहां पर अस्तित्व में आई थी? 1943 में। अब आजाद हिंद फौज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आजाद हिंद फौज के बारे में यदि देखा जाए तो आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1943 में तत्कालीन मलय वर्तमान में सिंगापुर में गठित की गई थी। और किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था? सिंगापुर से किया था इन्होंने 4 जुलाई 1943 को दिल्ली चलो का मतलब आह्वान किया गया। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं आईएनए के अंतर्गत। आजाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेड थे, सुभाष ब्रिगेड थी, एक नेहरू ब्रिगेड थी, एक गांधी ब्रिगेड थी। जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार कब गठित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया था? स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को। इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। स्वाधीन भारत की जो अंतरिम सरकार बनी थी 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ बनती है? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा गठित की जाती है। अब हमें खुले आम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है और साथियों मैं आपको और अपने देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। किसने यह घोषणा किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? अंडमान और निकोबार द्वीप को शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया था। शहीद और स्वराज 8 नवंबर 1943 को। निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या नाम दिया? तो वैसे भी निकोबार द्वीप जो है इसको उन्होंने स्वराज द्वीप कहा था और अंडमान द्वीप को उन्होंने शहीद द्वीप कहा था। अंडमान जो द्वीप है इसको शहीद द्वीप कहा गया। 2 आईएनए मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था कहां पर थे? तो पहला मुख्यालय सिंगापुर में था और दूसरा मुख्यालय रंगून में था। पहला मुख्यालय कहां पर था? आईएनए का सिंगापुर में। दूसरा जो मुख्यालय है रंगून में था। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय हेड क्वार्टर कहां पर था? प्रधान कार्यालय तो रंगून में था।
सिंगापुर से रंगून 1944 में, सिंगापुर से रंगून कब मतलब ट्रांसफर किया गया था? 1944 में सिंगापुर से रंगून, प्रधान कार्यालय रंगून में था। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ही 6 जुलाई 1944 को संबोधित किया गया था। आजाद हिंद फौज के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। किसने कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है? राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। आजाद हिंद रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा कहा था। आजाद हिंद फौज सप्ताह कब मनाया गया था? 5 से 11 नवंबर 1945 ईस्वी को। आजाद हिंद फौज दिवस की तिथि को मनाया गया 12 नवंबर 1945 को। आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े हुए थे? प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, शाहनवाज, राशिद अली। आईएनए अधिकारियों पर मुकदमा कहां पर हुआ? दिल्ली के लाल किले पर हुआ। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया? 1945 में चलाया गया था। आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना किया था? गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज ने। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों कि उनके लाल किले में चल रहे मुकदमों में उनके पक्ष से किसने वकालत किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलाबाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के बाद में मुख्यमंत्री भी बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया दिल्ली के लाल किले पर, तो जो वकालत किए वकील थे जिन्होंने इनके पक्ष में वकालत किया, मुकदमा लड़ा, भूलाबाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रू जी, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू वही जो अलीगढ़ आंदोलन में आपके अरविंदो घोष को बचा लेते हैं। किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो अध्यक्ष जो थे भूलाबाई देसाई थे। सभी वकीलों के अध्यक्ष इस केस के पैरवी करने वालों वकीलों में से। 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी भाई? तो सरदार पटेल जिसमें सम्मिलित नहीं थे। आजाद हिंद फौज के मुकदमे में किसे फांसी की सजा दी गई? प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह तथा शाहनवाज को, सभी को फांसी की सजा दी गई थी। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था? और 7 वर्ष का कारावास, देखिए इसमें मृत्युदंड किसे किसे दिया गया? प्रेम सहगल को। प्रेम सहगल को दिया गया क्या? मृत्युदंड। प्रेम सहगल को, गुरबख्श सिंह, शाहनवाज को। किसको किसको? प्रेम सहगल को, गुरबख्श को और शाहनवाज को। जबकि जो राशिद अली थे, राशिद अली को 7 वर्ष का क्या दिया गया? कारावास, R7। ठीक है। किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। सुभाष चंद्र बोस के विषय में सत्य कथन क्या क्या है? उन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा में सम्मिलित हुए, सही बात है, 4था स्थान हासिल किया था। मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत किया था, सही बात है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के विषय में क्या सत्य है? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का विवेचन 1920 से 1940 के मध्य करती है, सही है। हरिपुरा 1938, त्रिपुरा 1939 अधिवेशनों की चर्चा करती है, ये भी सही है। एक अध्याय द गांधी इरविन पैक्ट एंड आफ्टर भी इसमें सम्मिलित है, ये भी सही है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में किस सदस्य ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की परियोजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी हुई, समिति की बैठक हुई, जिसमें
भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पश्चिम बहुमत जुटाने में सक्षम हुए जवाहरलाल नेहरू। अब कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं देखते हैं, कब क्या घटनाएं होती हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1 सितंबर 1942 को होती है। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस की श्री तोजो के साथ बैठक कब होती है? जुलाई 1943 में होती है। आईएनए ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया? मई 1944 में। सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है 18 अगस्त 1945 को। दिल्ली हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945 में लड़ा गया। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हो जाता है। नौसेना विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट, ये कुछ फैक्ट हैं, इनको याद रखिए। नौसेना विद्रोह कब हो जाता है? नौसेना विद्रोह याद रखिएगा, नौसेना को यदि हम देखें तो 9 मतलब 9 है ना, 9 को तो 18 को हुआ। कब हुआ? 18 को हुआ। तो 18 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 एक 9, 9 हो जाएगा। तो 18 तारीख को हुआ। कब हुआ? फरवरी में हुआ। कब हुआ? फरवरी में हुआ। ठीक है, फरवरी में हुआ। अब 1946 है, 1946 का एक क्या ले लीजिए, यूनिट डिजिट यदि अपन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 9 से 9, 6 3 9 कट गया, 2 आ गया। ठीक है, तो 2 तो फरवरी में हुआ। ठीक है, 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह होता है। दिल्ली हिंद फौज मुकदमा नवंबर में किया गया, नवंबर 1945 में। बाकी सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना में मृत्यु 1945 में होती है, 18 अगस्त को होती है। 18 फरवरी को नौसेना विद्रोह हो जाता है। 18 अगस्त को 1945 में आपका इंतकाल होता है। राजा गोपालाचारी योजना क्या थी? गांधी जी की स्वीकृति से राजा गोपालाचारी ने अपनी योजना कब प्रस्तुत की थी? तो 10 जुलाई 1944 को, 10 जुलाई 1944 को श्री राजा गोपालाचारी फार्मूला, जिसे कहते हैं सीआर फार्मूला, तो का विरोध किसने किया था? तो कौन कर सकता है भाई, आप लोग सब जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन में हम लोग कूद पड़े हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले अपन क्रिप्स मिशन देखते हैं, इसके बाद अपन देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ऑफलाइन में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड करूंगा, लेकिन आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा वीडियो कैसी रही और इसमें क्या सुधार करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हौसला अफजाई होता रहे, ताकि मैं मेहनत ऐसे ही करता रहूं और आपके लिए कुछ कंटेंट बनाता रहूं। ठीक है, अपना कुछ समय निकाल करके। तो क्रिप्स मिशन जो है, तो क्रिप्स मिशन आया कब? तो क्रिप्स मिशन में ये बातें याद रखिए आप। भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया उस समय पर विंस्टन चर्चिल पीएम थे। तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा। किस क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1942 में आया। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आता है। इस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय पर कौन थे? चर्चिल थे। अच्छा, चर्चिल थे। मार्च में आता है, मार्च 1942 में। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स लाए थे, तो इसका जो अध्यक्ष था स्टेफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। भारत को एक डोमिनियन, इसमें क्या क्या था? भारत को एक डोमिनियन स्टेट की स्थिति दी जानी चाहिए थी। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए था। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। इसमें था कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा बनना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। भारतीय संघ की कल्पना इसमें की गई और एक डोमिनियन स्टेट की स्थिति दी जानी चाहिए।
क्रिप्स प्रस्ताव में कौन से प्रावधान सम्मिलित थे? तो संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना था। कौन सा ब्रिटिश प्रधान प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था, भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था। 23 मार्च 1942 को ये आता है। कब आता है भाई? 23 मार्च 1942 को आता है। 23 मार्च 1942 को 23 मार्च 1942 को आता है। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन की प्रमुख शर्तें क्या थी? इन शर्तों को देखना बहुत जरूरी है, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। शर्तें, पहला, युद्ध के बाद भारत को, माने किस युद्ध की बात कर रहा है? वर्ल्ड वार सेकंड उस समय पर चल रहा था। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं, मतलब सॉवरेन होगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, अभी घोषणा किया जा रहा है कि दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, यानी संविधान सभा की चर्चा की जाती है कि संविधान निर्मात्री एक परिषद बनाई जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी, ब्रिटिश भारत जो होगा उसके निर्वाचित सदस्य होंगे और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरी शर्त थी कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी, मतलब अलग हो सकते हैं। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने कहा था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने कहा था कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से छोड़ करके चला जाना चाहिए, हमें जल्दी से छोड़ करके भारत को चले जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कह दिया। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन, क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किया था अब्दुल कलाम आजाद ने। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, महात्मा गांधी ने कहा था। राजनीतिक फिरौती कहा था गांधी जी के आंदोलनों को लॉर्ड लिनलिथगो ने। राजनीतिक फिरौती, किस वायसराय के समय गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? उस समय पर लॉर्ड लिनलिथगो थे, 1936-44 तक। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? अब चलते अपन भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्रिप्स प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव ही बना भारत छोड़ो आंदोलन के एक महत्वपूर्ण कारण। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में बना। भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कब? 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा करते हैं। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। फिर 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में
पारित कर दिया जाता है 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का आलेख किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। नेहरू और आजाद के संयोग से लिखा था। नेहरू और आजाद के संयोग से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख लिखा था। वर्ष 1942 ईस्वी में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। बंबई में अधिवेशन होता है। अब ये इम्पोर्टेंट है। इस दौरान कहाँ पर अधिवेशन होता है? बंबई में अधिवेशन होता है। बंबई में क्या होता है? अधिवेशन होता है। और बंबई अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था की अनुशंसा की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अनुशंसा करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रस्तावित करते हैं जवाहरलाल नेहरू। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन का जब प्रस्ताव पारित होता है तो उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आजाद ही थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो का नारा क्या था, या भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो का नारा दिया किसने था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली को आप याद रखिएगा। भारत छोड़ो का जो नारा दिया था यूसुफ भाई ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन थे? प्रधान सेनापति लॉर्ड बेबल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। 1940 से 45 के बीच में चर्चिल थे। ठीक है। पीएम इंग्लैंड के कौन थे? चर्चिल। पीएम इंग्लैंड के कौन थे? चर्चिल थे जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। वायसराय कौन थे? वायसराय या प्रधान सेनापति वेबल। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में हुआ था? ग्वालियर टैंक का मैदान था। किसका मैदान था? ग्वालियर टैंक का मैदान था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कहां पर कर दी? तो बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने क्या कहा था? आइए देखते हैं क्या कहा था महात्मा गांधी जी ने एक दिन पहले, मतलब 7 अगस्त को। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इंकार कर दें। छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में अपने रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे, तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ होता है? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। डू और डाई, डू करो या तो मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान का नारा किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे। यह नारा भी महात्मा गांधी ने दिया था। किसने कहा था कि आजादी हमारे पहुंच में है, हमें इसे कस कर पकड़ लेना है? महात्मा गांधी ही ने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच में है और इसे हमें कस कर पकड़ लेना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी ने को कहां बंदी बनाया गया? बंबई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहां पर कैद किया गया? आगा खां पैलेस में।
किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में रखा गया था? तो अहमदनगर किले में जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारामैया को, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया को अहमदनगर किले में रखा गया था। इन सारे फैक्ट को याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके इन्हें बांकीपुर जेल भेज दिया गया था। कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। कथन महात्मा गांधी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल है? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन है, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। हाँ जी, बिल्कुल था। यह एक हिंसात्मक आंदोलन था। बिल्कुल था। आंदोलन की घोषणा के बाद कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। ये भी सही है। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था? जेल में गांधी का आमरण अनशन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी की मृत्यु पर ऑपरेशन रूबिकॉन एक कूट शब्द था जिसका उपयोग करना चाह रहे थे। ठीक है। किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का किन पार्टियों ने समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया था, मुस्लिम लीग नहीं ही करेगा। ठीक है। तो हिंदू महासभा ने भी नहीं किया, मुस्लिम लीग ने नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया था। कौन सा संगठन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पृथक रहा था। आरएसएस भी क्या था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था लुई फिशर। क्या नाम था? उसका नाम था लुई फिशर। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर किस आंदोलन से संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। किसने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा था? गेहूं की भूमि और गुलाब का उद्यान कहता है। गांधी जी को गेहूं की भूमि लुई फिशर कहता है और टैगोर को गुलाब का उद्यान लुई फिशर ही कहता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक बन गई थी? अरुणा आशा फली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आशा फली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी भारत छोड़ो आंदोलन में? किस आंदोलन के साथ अरुणा आशा फली जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन से। श्रीमती अरुणा आशा फली का निधन 1996 में हुआ। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता ने। तो कांग्रेस रेडियो का जो प्रसारण किया था, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण भारत छोड़ो आंदोलन के तहत क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता जी ने किया था। उषा मेहता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किससे जुड़ी है? भारत छोड़ो आंदोलन से। इन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु जानी जाती हैं। कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे? राम मनोहर लोहिया। राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग कब किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय राष्ट्रवादियों ने गुप्त ट्रांसमीटर का प्रयोग किया था।
भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे से कौन सा राज्य क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? बिहार और उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत जिसे कहा जाता है। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धर पकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावी जिला कौन था? मुंगेर। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस आंदोलन से मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन से ही मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन से मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। नेपाल की तराई में है बकरी का टापू, वहां पर इन्होंने क्या कर दिया? आजाद दस्ता का निर्माण किया था, गठन किया था। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समानांतर सरकारें, इसको 5 स्टार मार्क कर लीजिए। समानांतर सरकारें कहाँ कहाँ गठित हुई थी? तो बलिया में हुई थी। पहला समानांतर सरकार कहाँ पर गठित हुई थी? बलिया में, अगस्त 1942 में। बलिया में अगस्त 1942 में, जिसका गठन किसने किया था? चित्तू पांडे ने। बलिया में किसने किया था गठन? बलिया में गठन किए थे चित्तू पांडे। बलिया में अगस्त में चित्तू पांडे किए थे। और तामलुक में गठित हुआ था मिदनापुर, जो कि बंगाल में है। तामलुक मिदनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 में गठित की गई थी। सतारा महाराष्ट्र में 1943 में वाई.बी. चौहान ने किया था और नाना पाटिल ने। वाई.बी. चौहान, नाना पाटिल ने 1943 में। तो बलिया में, तामलुक में और सतारा में की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया? बलिया में अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों को उद्गम एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह के समानांतर सरकार का नेता चित्तू पांडे थे। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? दिसंबर 1942 में बंगाल के मिदनापुर में। मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम जातीय सरकार था। तो मिदनापुर जनपद के तामलुक में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार बनी, उसको जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर लोगों की सरकार की स्थापना हुई थी? किस स्थान पर लोगों की सरकार की स्थापना हुई थी? लोगों की सरकार की स्थापना हुई थी। जो सबसे दीर्घजीवी थी सतारा में, तो सतारा वाली जो सरकार, समानांतर सरकार गठित हुई थी, वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक थी, जीवित रही। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सत्य कथन है, इसे अगस्त क्रांति कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अरुणा असफ अली की असाधारण भूमिका थी, अच्छी बात है। जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में बंदी बनाकर रखा गया, सही है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से वे जेल से दीवार फांदकर फरार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारी ज्यादतियां की थी, शेर जैसी हिंसा की थी। भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह कथन किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति से कहीं कम नहीं था, बिल्कुल कम नहीं था। गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन आह्वान को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन को आह्वान को अद्वितीय आंदोलन कहा। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन ये है, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो मारो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन क्या क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति सम्मान, घृणा का कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए।
मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ था? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट पूछेगा कि क्या था भाई। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो एक क्वेश्चन बन ही जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। कौन कौन रहता है, मध्यस्थता करता है? मिर्जा इस्माइल, हीरालाल शास्त्री। जयपुर प्रजामंडल की घटना है ये, जयपुर प्रजामंडल की घटना है। जयपुर प्रजामंडल के द्वारा जेंटलमैन एग्रीमेंट किया जाता है, जिसमें मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री सम्मिलित रहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सही कथन है, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजागोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। तो दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दी वे आउट पैम्पलेट संवैधानिक गतिरोध का हल निकालने के लिए सी राजागोपालाचारी ने, कौन सा प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल। तो इस तरीके से हमने भारत छोड़ो आंदोलन देखा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अनुभूति ICS 26 करके आप सर्च कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसी प्रकार की वीडियो पाते रहने के लिए। वेबल योजना और कैबिनेट मिशन अब हम लोग देखने जा रहे हैं, तब तक 5 सेकंड का आप रिफ्रेशमेंट कर लें। तो आइए बेबल योजना अपन देखते हैं। बेबल योजना और कैबिनेट मिशन, धीरे धीरे हम लोग आज़ादी प्राप्त करने वाले हैं। तो अभी हम लोग बेबल योजना फिर कैबिनेट मिशन में हैं। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे 1947 तक इस वीडियो को कवर करने के बाद ही अपना पढ़ाई बंद करेंगे, नहीं तो अपन पढ़ते रहेंगे। तो आइए देखते हैं बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। 1945 में प्रस्तुत की गई थी। बेबल योजना 1945 में प्रस्तुत की गई थी। 14 जून को बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या कैसी होनी थी? समान होनी चाहिए थी। बेबल योजना का ठोस परिणाम क्या था? शिमला सम्मेलन बुलाया जाना इसका ठोस परिणाम था। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया जाता है? बेबल योजना के बाद 25 जून से 1945 में ही किया जाता है, लेकिन 25 जून से 14 जुलाई के मध्य शिमला सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। किस वायसराय ने शिमला सम्मेलन का आयोजन किया था? लॉर्ड वेबल ने। 1945 में शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना आजाद ने किया था। 1945 में लॉर्ड वेबल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिवाराज ने। अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शिवाराज ने। बंबई में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 फेब 1946 को 18 फेब 1946 को हो जाता है मुंबई में नौसैनिक विद्रोह। कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए की गई प्रमुख वार्ताएं और समझौते क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न समझौते हुए, कहाँ कहाँ हुए, कैसे हुए, ये सब देखते हैं आगे। राजाजी राजगोपालाचारी फार्मूला 10 जुलाई 1944 को किया गया।
गांधी जिन्ना वार्ता की गई सितंबर 1944 में। पहले राजाजी फार्मूला, फिर गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944 में, जुलाई में वो हुई थी सीआर फार्मूला, और सितंबर 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता। फिर भूलाभाई देसाई और लियाकत अली के साथ समझौता अप्रैल 1945 में हुआ। बात नहीं बनी तो जून में 25 जून 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, 25 जून 1945 को। अब कैबिनेट मिशन योजना में आ जाते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है। कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया गया था। कौन 3 अंग्रेज कैबिनेट मंत्री थे? एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। सर पैथिक लॉरेंस ने नेतृत्व किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। इसकी डेट याद रखिए, 24 मार्च को। कब आया? 24 मार्च को। 24 मार्च, 23 मार्च आपको याद होगा, 23 मार्च 1931, तो एक और जोड़ दीजिए, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी। भारत को विभाजन मुक्त रखा जाना चाहिए था, और प्रयास भी कर रहे थे कि भारत का विभाजन न हो। यह भारत के लिए और भारत की कौम के लिए बेहतर होगा, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध किसने किया? कैबिनेट मिशन से। संबंध किससे है ना? कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? अबुल कलाम आजाद ने। कांग्रेस का कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रस्ताव 16 मई 1946 को यह प्रस्ताव दिया गया। 16 मई 1946 को क्या क्या था? भारत में एक संघ है, भारत में एक संघ राज्य की स्थापना, ब्रिटिश भारत और रियासतों को मिलाकर। इसमें शामिल होंगे संघ राज्य में रियासत और ब्रिटिश भारत। सांप्रदायिक प्रश्न का निर्णय सदस्यों द्वारा दिया जाए। प्रांतों को केंद्रीय विषय छोड़कर पूर्ण स्वायत्तता दी जाए। प्रांतों को केंद्रीय विषय को छोड़कर पूर्ण स्वायत्तता की बात की गई थी। प्रांत आपस में गुट बना सकते थे। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी थी। एक अंतरिम सरकार का गठन सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर किया जाए। एक अंतरिम सरकार का गठन सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर के किया जाए। एक अंतरिम सरकार की बात भी की गई। तो ये इम्पोर्टेंट है। क्या क्या इम्पोर्टेंट है? पहला तो अंतरिम सरकार भी इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया जाता है। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है। संविधान स्वयं बना सकते हैं भारतीय, है ना। प्रांत आपस में गुट भी बना सकते हैं, और केंद्रीय विषयों को छोड़ करके प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दिए जाने की भी बात की गई। सांप्रदायिक प्रश्न का निर्णय भी सदस्यों द्वारा लिया जाए, और एक संघ राज्य की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारत एवं रियासतों को मिलाकर संघ राज्य बनाया जाएगा। ये प्रस्ताव थे या विभिन्न इसमें सिफारिशें थी। किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव भी इस कैबिनेट मिशन में शामिल था? किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया था, और जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? कैबिनेट मिशन 1946 में ऐसा कहा गया। मुस्लिम लीग के विषय में सही कथन क्या है? 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया तो वापस लेंगे ही। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। 1946 में गठित जो अंतरिम सरकार थी उसमें शामिल हुई थी। हाँ, ये भी सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन। संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन
तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो 1934 में स्वराज पार्टी ने 1934 में स्वराज पार्टी ने 1934 में कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? कैबिनेट मिशन योजना ने। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किस आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या के अनुपात में। वर्ष 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनी गई थी। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। पांडुलेखन समिति का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? प्रारूप समिति होता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करेंगे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 थे कि 8 थे, और किनका किनका निधन हो गया था। ठीक है, फिर नए सदस्य कौन चुने गए थे, इन सबको कमेंट प्रारूप समिति का ही आप कमेंट सेक्शन में लिख के छाप दीजिए। किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? तो वो जीबी मामलंकर थे। वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी थी कि देवनागरी में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? महात्मा गांधी जी थे। अब हम लोग देखते हैं अंतरिम सरकार का गठन कैसे होता है। अंतरिम सरकार का गठन वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। 1946 के अंतरिम सरकार के संबंध में सही तथ्य क्या क्या है? वायसराय कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष थे। कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष किसे कहा गया? वायसराय थे। जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये कथन याद रखिए। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य होते थे, ये भी सही है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि विभाग था। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय आसफ अली के पास रेल मंत्रालय था। रेल मंत्रालय कौन देखते थे? आसफ अली रेल मंत्रालय देखते थे। लॉर्ड बेबल के प्रयास से अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए? लॉर्ड बेबल के प्रयास से अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होते हैं। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होते हैं। और कब शामिल होते हैं? 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में लॉर्ड बेबल प्रयास करते हैं तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होते हैं और पांचों को कैबिनेट मंत्री जिसमें मंत्री पद दिया जाता है, जो 26 अक्टूबर 1946 को शामिल होते हैं। 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग
को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया। तब लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय दे दिया गया। 1946 में ही चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल में। 1900 मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु कौन सी तिथि सुनिश्चित की? 16 अगस्त 1946 को। ये याद रखिए, फेवरेट क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। 16 अगस्त 1946 को, 16 ऑफ अगस्त 1946 को क्या मनाया जाता है? सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे, डेट। सीधी कार्यवाही दिवस में दंगों का प्रमुख केंद्र क्या था? नोआखली। नोआखली, ठीक है। वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू या कुछ भी और बताते हों, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्याएं करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाए। एम.के. गांधी जी ने ऐसा कहा था। अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख है तथा इसे अस्वीकार करने वाले उनसे ज्यादा मूर्ख हैं। यह कथन किसने कहा था? अबुल कलाम आजाद का कथन है। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ दें। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? सरदार पटेल ने, मुस्लिम दंगों पर। 1946 में मेरठ में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1946 में जे.बी. कृपलानी ने, 23 नवंबर 1946 को जे.बी. कृपलानी ने अध्यक्षता किया था। अब भारत का विभाजन और स्वतंत्रता पर हम पहुंचने वाले हैं। आप थोड़ा सा धैर्य जरूर रखेंगे, हम लोग स्वतंत्रता पाने वाले हैं। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का जो अवसर था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। मुस्लिम लीग ने क्या किया था? 29 जुलाई 1946 ईस्वी को, मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 ईस्वी को असहमति दे दी थी। लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत क्यों भेजा गया? यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान या 3 जून प्लान या बाल्कन प्लान के किसके मस्तिष्क की उपस्थित? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपस्थिति, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों हस्तांतरित कर दिया जाएगा? तो 20 फरवरी 1947 को ऐसी घोषणा की गई थी। 20 फरवरी 1947 को विंस्टन चर्चिल ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, क्लेमेंट एटली थे, है ना, 20 फरवरी 1947 को इन्होंने घोषणा किया था कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों को हाथों में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की? क्लेमेंट एटली ही ने किया था, हस्तांतरण की घोषणा की थी नई दिल्ली में 20 फरवरी 1947 को। जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की, नई दिल्ली में थे 20 फरवरी 1947 को गांधी जी, ठीक है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करती है? सहमत हो जाती है देश के विभाजन के लिए। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। बड़े पैमाने पर जो सांप्रदायिक दंगे होने वाले थे, इन सांप्रदायिक दंगों को, बड़े पैमाने पर होने वाले सांप्रदायिक दंगों को बचाने के लिए ही विभाजन को उन्होंने स्वीकार कर लिया। विभाजन की विभीषिका को स्वीकार कर लिया गया। विभाजन की विभीषिका, ठीक है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। विभाजन परिषद में अध्यक्ष तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, बाकी
प्रतिनिधित्व जो किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। भारतीयों को वर्ष 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना या 3 जून प्लान। भारत के विभाजन संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947 को हुई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ने किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ स्तुति की थी? सिंध, बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। नई दिल्ली में वर्ष 1947 ईस्वी में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? अबुल कलाम आजाद। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? अबुल कलाम आजाद, नेहरू तथा पटेल ने। किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन कहा था? डॉक्टर किचलू ने। विभाजन के प्रबल विरोधी थे। डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया। डॉक्टर किचलू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। 15 जून कब ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था? 15 जून को स्वीकृत हुआ था। दिल्ली अधिवेशन आयोजित किया जा रहा था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी। रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। 30 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा लाइन के निर्धारण के लिए रेडक्लिफ समिति का गठन किया गया था। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? रेडक्लिफ ने। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? हिंदू महासभा ने काला दिवस मनाया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में कब पेश किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को पास किया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन द्वारा कब पारित किया गया? पेश तो किया गया 4 जुलाई 1947 को, लेकिन 15 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता के 1 माह पहले, स्वतंत्रता के 1 माह 15 अगस्त से 1 माह पहले जस्ट 15 जुलाई, तो 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन से पास कर दिया जाता है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन था, हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा 16 जुलाई को, एक दिन बाद 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन से पास होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड से 16 जुलाई को पास कर दिया जाता है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्रदान की जाती है? जस्ट 2 दिन बाद 18 जुलाई को। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन से और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड से 2 दिन बाद राजकीय स्वीकृति मिल जाती है। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल जाती है। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन जाता है। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हो जाता है और इसके बाद 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया था? संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इंकलाब का गीत, इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? MS सुब्बुलक्ष्मी ने। MS सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को
भारत को मिली आज़ादी की वक्त समय क्या था? आधी रात थी, मध्य रात्रि थी। आज़ादी के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? गवर्नर जनरल ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम विधि मंत्री बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। किसका स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनकी अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री से बन गए थे ये शक्ति मंत्री, बाकी सभी अपने अपने पद पर ही थे। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों, युद्ध सामग्रियों का विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? आंचिल लेक क्या बनाए गए थे? सर्वोच्च सेनापति बनाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 15 अगस्त 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। जे.बी. कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज अर्थात ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज खस्टम था। जॉर्ज खस्टम ब्रिटेन का राजा था। जॉर्ज खस्टम। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस समय के ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी थी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। 1945 से 51 तक ये थे क्लीमेंट इटली। 1945 में, इसके पहले चर्चिल थे। 1945 में क्लीमेंट इटली आते हैं और 1951 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं ब्रिटेन के। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो महात्मा गांधी जी ये नोआखली में सांप्रदायिक दंगा रोक रहे थे। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसने कहा था? अब कौन कह सकता? उस समय के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली। सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने के कारण था। सत्ता का लालच ये किसने कहा था? जो कहा था बहुत अच्छा कहा था, माइकल ब्रीचर। माइकल ब्रीचर ने कहा कि सत्ता के लालच में भारतीयों ने विभाजन को ही स्वीकार कर लिया। माइकल ब्रीचर ने कहा था। किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? के.एम. पणिक्कर ने। के.एम. पणिक्कर जी कह दिए कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अच्छा, ब्रिटिश भारत का एकीकरण करके चले गए, ऐसा के.एम. पणिक्कर का मानना है, मेरा नहीं। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह किसने कहा था? आर. कोपलैंड ने कहा था। माउंटबेटन के जाने के पश्चात किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया? 1948 से लेकर के 1950 तक राजा गोपालाचारी, सी. राजा गोपालाचारी करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी होते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी श्री राजा गोपालाचारी रहते हैं। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता भारत को मिली है, न कि कांग्रेस को, यह आग्रह किसने किया कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अंग्रेजों के विषय में सत्य कथन है। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, बात सही है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रहा था? पुर्तगीज के विरुद्ध। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बन गया? 26 जनवरी 1950 को भारत एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत का इतिहास, स्वतंत्र भारत के समय कौन सी विभिन्न घटनाएं होती हैं, इसको भी हम लोग अभी देखते हैं।